नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। कुछ घंटे बाद रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। नंदनी और राजवीर डिनर करके सीधा अपने घर के लिए निकल रहे थे। दोनों कार में बैठ चुके थे और राजवीर ने कार स्टार्ट कर दी थी और उनके साथ ही राजवीर के सर्वोर्डिनेट्स पीछे पीछे आ रहे थे। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था और नंदनी राजवीर की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रही थी। तभी नंदनी के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आने लगते हैं जिससे वह राजवीर से पूछे बगैर रह नहीं पाती और वह राजवीर से सवाल पूछ लेती है। नंदनी राजवीर की तरफ चेहरा करती है और कहती है, मिस्टर चौहान। राजवीर ने कहा, राजवीर इतना ही कहता है और नंदनी की तरफ देखता है। नंदनी राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? राजवीर ड्राइव करते हुए पहले सामने देखा, फिर नंदनी की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, कोई भी सवाल पूछ सकती हो। नंदनी राजवीर की बात सुनकर अपने चेहरे पर गंभीरता भरे भाव लाते हुए राजवीर से बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि चौहान परिवार के कितने दुश्मन हैं? नंदनी की बात सुनकर राजवीर का ध्यान नंदनी की तरफ आ जाता है और उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। तभी राजवीर के साइड से गाड़ी राजवीर के कार के किनारे से जाती है और राजवीर एकदम से उस पर ध्यान देता है और कसकर अपने ब्रेक दबा देता है और नंदनी का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है और वह भी जोर से चीख पड़ती है, राजवीर जरा ध्यान से। जब राजवीर कार को ब्रेक लगाता है तो नंदनी गहरी सांस लेती है। फिर राजवीर कार को एक साइड पार करता है और दोनों कार के अंदर ही बैठे होते हैं। कार के अंदर का माहौल थोड़ा अलग था। नंदनी थोड़ी डरी हुई थी और राजवीर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। नंदनी राजवीर की तरफ देखती है और चिंतित स्वर में कहती है, आप ठीक तो हैं? राजवीर ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? राजवीर ने चिंता करते हुए नंदनी से कहा। वहीं राजवीर के पीछे उसके सबॉर्डिनेट्स की कार भी रुक जाती है और सारे लोग उस कार से बाहर निकलकर राजवीर की कार को घेर लेते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। राजवीर नंदनी की तरफ देखता है और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसे सतावना देता है और बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम जो सवाल पूछ रही थी वह कंटिन्यू कर सकती हो। नंदनी को अब आगे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह बस राजवीर की तरफ देखते ही रहती है। राजवीर नंदनी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर आगे कहना शुरू कहता है, चौहान परिवार के भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बहुत दुश्मन हैं। उनकी गिनती करना नामुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रख रहा था। तुम जानती हो, पूरे भारत में 5 परिवार हैं। सबसे पहले चौहान परिवार, उसके बाद राजस्थान का राणा परिवार जो कि पूरे राजस्थान की सियासत को संभालता है, और तीसरा है दीवान खानदान जो कि चौहान परिवार के टक्कर का है, और चौथा है मलिक खानदान जिससे हमारी कट्टर दुश्मनी है, और पांचवा है वेदवंशी खानदान जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। वह भारत का सबसे रहस्यमयी खानदान है और परिवार माना जाता है जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। नंदनी राजवीर की बात सुनकर राजवीर से बोलती है, तो पूरे भारत में मलिक परिवार ही आपका सबसे करीबी दुश्मन है, और बाकी के 3 परिवार, उनका क्या रोल है? राजवीर अपने चेहरे पर गंभीरता वाले भाव लाते हुए नंदनी से बोलता है, राणा परिवार वह चौहान परिवार की बहुत करीबी है, मतलब कि रिलेटिव। चौहान परिवार राजस्थान के राज परिवार से ताल्लुक़ रखता है और राणा खानदान उसी से हमारे करीब है। इस वक्त राणा खानदान की बागडोर अर्जुन सिंह राणा के हाथ में है जो कि राजस्थान की राणा सा है, पर पूरे इंडिया में उनका दबदबा चौहान परिवार जितना ही शक्तिशाली है। वह परिवार बस अपने राजस्थान के मामलों में ही ध्यान देता है, उन्हें बाकी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और पूरे राजस्थान पर वह अपनी हुकूमत चलाते हैं। और वेदवंशी खानदान की कुछ ऐसा ही है, वेदवंशी खानदान भी वह पूरे कर्नाटक को कंट्रोल करते हैं। और वहीं हम चौहान परिवार पूरे इंडिया को। इसमें दीवान परिवार और मलिक परिवार हमारे सबसे करीबी दुश्मन। हमेशा ऐसे ही दीवान परिवार और मलिक परिवार की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रही है। उन्हें हमेशा से ही माफिया किंग की गद्दी चाहिए थी। और माफिया किंग की गद्दी चौहान परिवार के पास सालों से ही है। सालों से ही चौहान परिवार पूरे पूरे इंडिया और एशिया पर राज करता है। और हमारी वेपन की बिजनेस में भी बहुत सारे दुश्मन बने हुए हैं जो कि विदेशों से हैं। इस वक्त मैं जिस पोजीशन पर हूँ उस पोजीशन पर मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी और साथ में मेरे परिवार की। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे करीब आकर एक कमजोरी बनो। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुद से दूर करता गया, क्योंकि हाल ही में मुझे जानकारी मिली है कि दीवान परिवार फिर से इंडिया वापस आ रहा है। और इस बार दोनों परिवार एक होने वाले हैं। मलिक परिवार और दीवान परिवार दोनों ही अमेरिका में सेटल हो चुके थे और अमेरिका में उनकी कुछ खिचड़ी पक रही थी। इस बार दीवान परिवार की करंट हेड और पूरा दीवान परिवार वापस आ रहा है और मलिक परिवार की करंट हेड और आधा परिवार फिर से वापस आ रहा है। इसी के साथ ही हमारी दुश्मनी और भी गहरी होती चल रही है। उनके कुछ लोगों ने कंपनी में ताक झांक करने की कोशिश की, पर वह लोग सफल ना रह सके। फिर आगे क्या होगा फिर आगे क्या होगा राजवीर, अगर दोनों परिवार एक हो गए तो? नंदिनी ने चिंता से पूछा। राजवीर नंदिनी की तरफ देखता है और अपने चेहरे के इमोशंस गायब करते हुए उससे कहता है, बहुत बड़ा खेल होगा जिसमें सभी की जानें खतरे में होगी और माफिया की गद्दी के लिए दोनों परिवार चौहान परिवार के साथ लड़ेंगे। इसलिए तुम्हें खुद का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ, जिसमें तुम्हें भी स्ट्रांग बनना होगा और माफिया क्वीन बनकर मेरा साथ देना होगा। तुम्हें अपनी जो कोमल और सौम्यता है उसे छोड़ना होगा। उसे बस अपने परिवार के लिए रखना होगा और अपने उस रूप को जागृत करना होगा जो लोगों से छुपा हुआ है। तुम्हें लोगों के सामने बहुत कठोर बनना होगा और ऐसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा जिसमें दर्द भी होगा और आंसू भी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो हमें यह सब करना ही होगा, क्योंकि यह ज़िंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। दुश्मन बहुत भारी है हम पर और हम भी उतने ही भारी हैं दुश्मन पर। दुश्मन इस वक्त कमज़ोर है, इसलिए वह कुछ नहीं कर रहे हैं, पर वह मेरी कमज़ोरी भाप कर तुम पर ज़रूर हमला करेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी कड़ी ट्रेनिंग करो और खुद की सुरक्षा करो। अगर बॉडीगार्ड्स तुम्हारे आसपास ना हो तब तुम खुद को सुरक्षित रखो। राजवीर की बात सुनकर नंदिनी बोली, जी मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगी। अगला दिन मुंबई मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस चल रही थी। आलिया और नंदिनी दोनों एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए थे। वहीं उनकी कुछ दूरी पर वेरोनिका उन दोनों पर नज़र बनाए हुई बैठी थी और बराबर देख रही थी। वहीं प्रोफेसर वहाँ पर उन्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे थे और साथ में एक रिमोट से कुछ बटन दबाकर तस्वीर बदल रहे थे कि डॉक्टर कैसे कैसे काम करते हैं। वहीं फ्रंट रो में एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग नंदनी जितनी थी। उसने एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और दिखने में वह कयामत ढा रही थी और वह भी सामने प्रोफेसर की तरफ देख कर अपने मोबाइल में देख रही थी और किसी को मैसेज कर रही थी। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और बेल बजती है और प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस से जाने लगते हैं। नंदिनी और आलिया दोनों बाहर जा रहे थे और दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे के कंधे पर डाले हुए थे और जय और वीरू जैसे बाहर आ रहे थे। तभी वही लड़की पीछे से उन दोनों को आवाज़ लगाती है, हे आलिया एंड नंदिनी, स्टॉप देयर। आलिया और नंदिनी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, इसलिए वहीं रुक जाते हैं और इस वक्त वह क्लासरूम से बाहर आ चुके थे और वह कॉरिडोर में खड़े हुए थे। वहीं पीछे से वही मॉडल लड़की अपनी हील्स की
टक टक आवाज करके उन दोनों के पास आ रही थी। आलिया नंदिनी की तरफ देख कर उसके कान में कहती है, यह छमिया हमारे पास काहे आ रही है? क्या तू इस छमिया को जानती है? नंदिनी आलिया की बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए कहती है, हाँ मेरे ताऊ की बेटी है ना, जो मैं इसे जानती होंगी। ऐसे बात करते है आलिया तू, मुझे भी नहीं पता छमिया कौन है। मैंने आज से ही पहली बार हमारे क्लास में देखा है, लगता है कोई नई है। वह मॉडल लड़की उन दोनों के पास आ रही थी। जैसे जैसे वह लड़की चल रही थी, सब लोग उस लड़की की तरफ ही देख रहे थे। उस लड़की ने बेहद शॉर्ट और ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसके ब्रेस्ट के ऊपरी भाग साफ साफ देखा जा सकता था, और वह चल रही थी तो वह सभी हिल रहा था। वह लड़की बड़े एटीट्यूड के साथ नंदनी और आलिया के सामने खड़ी हो जाती है और उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। हमारी आलिया उस लड़की की तरफ अपनी छोटी नजरें करके देखती है और अपनी कर्कश आवाज में कहती है, क्या हम दोनों आपको जानते हैं? वह लड़की आलिया को इग्नोर करते हुए नंदिनी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मिसेस चौहान हो ना? उस लड़की के मुंह से अपना यह नाम सुनकर नंदिनी हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगती है और आलिया मानो से खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है, क्योंकि दोनों को ही पता था कि नंदिनी का चेहरा पब्लिकली नहीं हुआ है, पर यह सामने खड़े हुई लड़की नंदिनी को जानती है। उसे यह भी पता है कि राजवीर उसका पति है। वहीं वेरोनिका दूर खड़ी होकर इन तीनों को देख रही थी, मतलब वह ज़्यादा दूर भी नहीं थी, नंदिनी से बस कुछ कदम दूर थी। अगर वह लड़की नंदिनी पर कुछ हमला करती तो वेरोनिका एक छलांग में ही उस लड़की के पास पहुंच जाती। वह लड़की नंदिनी और आलिया की तरफ देखते हुए अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है और फिर बड़ी एटीट्यूड के साथ कहती है, राजवीर सिंह चौहान ने तुम्हें क्या देखा जो उसने तुमसे शादी कर ली? यह बात बस उसने आलिया और नंदिनी के सामने कही, क्योंकि कॉरिडोर अब तक पूरा खाली हो चुका था और सब लोग जा चुके थे। उस लड़की की बात सुनकर नंदिनी की आंखें सिकुड़ जाती है और नंदिनी की आंखों में गुस्सा पनपने लगता है, गुस्सा, और वह उस लड़की को घूरते हुए कहती है, तुम होती कौन हो यह कहने वाली? वह लड़की अपने बाल पीछे झाड़ते हुए बड़े एटीट्यूड से कहती है, हाँ, मैं होती कौन हूँ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ समायरा दीवान परिवार की सबसे छोटी बेटी, ना कि तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा, चौहान परिवार ने तुम्हें अपने घर की बहू कैसे बना लिया? लगता है दिन ब दिन उनके भी स्टैंडर्ड गिरते जा रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर नंदिनी फिर भी उसे गुस्से से देखती है और उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, तुम दीवान हो या दीवानी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम होती कौन हो मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में ऐसे बोलने वाली? वहीं आलिया उस लड़की की तरफ, मतलब समायरा की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, ओए छमक छल्लो, तूने क्या कहा मेरी दोस्त को? अगर आइंदा से तेरे मुंह से यह शब्द सुने ना, तो तेरा मेकअप वाला थोबड़ा बिगाड़ कर तुझे पूरे कॉलेज में घुमाऊंगी, समझी बात? आई मेरी दोस्त को कुछ कहने वाली। तभी वह लड़की गुस्से से आलिया को देखती है और अपना हाथ आलिया पर उठाते हुए उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि नंदिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे उल्टे हाथ का थप्पड़ मार देती है और उसे पकड़कर कहती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट। वहीं नंदिनी की थप्पड़ की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में सुनाई देती है और उस लड़की का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और नंदिनी की 5 उंगलियां उसके किसी मेहंदी की तरह छप जाती है। बड़ी आई मेरे परिवार के बारे में कहने वाली, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। फिर से नंदिनी अपनी कठोर और कर्कश आवाज में कहती है, राजवीर ने मुझे क्यों पसंद किया और उसने मुझसे क्यों शादी की, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। कि तुम मुंह हटा कर आओ और मुझे यह सब पूछो। और रही बात मेरी फ्रेंड पर हाथ उठाने की, तो उस पर यह थप्पड़ फिर से याद कर लेना। वह लड़की, मतलब समारा, अपने गाल पर हाथ रखते हुए नंदिनी की तरफ देखती है, जो कि पूरे गुस्से से लाल हो चुकी थी।
वहीं थप्पड़ से समायरा को बेइज्जती सा महसूस हो रहा था। वहीं वेरोनिका भी नंदनी और आलिया के पीछे खड़ी हो चुकी थी। समायरा गुस्से से अपनी एक गाल पर हाथ रखे हुए नंदनी को घूरते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रही हो? मैं समायरा दीवान हूँ, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। नंदनी समायरा की तरफ देखते हुए समायरा दीवान से कहती है, कर देना बर्बाद, मैं होने के लिए तैयार हूँ। आ जाना कभी भी हमसे, आ जाना कभी भी डसने, क्योंकि मुझे जहरीले नागिनों का जहर उतर कर अच्छे से आता है और तुझ जैसी नागिन को तो मैं ऐसे मसल कर रख दूं। अगर इस कॉलेज में मेरी शादी के बारे में या राजवीर के बारे में तूने कोई भी रूमर बता फैलाए ना, तो समझ लेना तेरा गेम करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, तेरा गेम ओवर करने में। मेरे एक ही आदेश पर मेरे पीछे सभी मेरी मेरे एक ही आदेश पर मेरे पीछे खड़ी दोस्त देख रही है। नंदनी वेरोनिका की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुझे कहाँ गायब कर देगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर नंदनी उन दोनों को चलने का इशारा करती है और नंदनी चलते हुए समायरा के कंधे पर जोर से अपने कंधे से वार करती है और आगे चलने लगती है और दोनों नंदनी के पीछे चले जाते हैं। वहीं समायरा पीछे से बेइज्जती महसूस करते हुए बेइज्जती का एक घूंट लेती है और अपने मन में नंदनी को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगती है। आई किल यू नंदनी चौहान, आई किल यू। शाम का वक्त, चौहान मेंशन। शाम हो चुकी थी। नंदनी कॉलेज से घर वापस आ चुकी थी। घर में कोई नहीं था, बस राजवीर के अलावा दादाजी और दादी माँ आदित्य को लेकर बाहर गए हुए थे। उनकी रिलेटिव की किसी की शादी थी, तीनों वहीं विजिट करने गए हुए थे। वहीं राजवीर के कमरे में नंदनी कॉफी टेबल पर बुक्स रखकर कुछ पढ़ रही थी और ह्यूमन बॉडी के डायग्राम निकाल रही थी और बुक की डायग्राम को एनालिसिस करके कुछ उत्तर लिख रही थी। इस वक्त नंदनी का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि सुबह उसने समारा दीवान को थप्पड़ मारा था और बाद में उसने दीवान सरनेम पर गौर किया था। जब आलिया और वेरोनिका के साथ वह खाना खा रही थी कैंटीन में, तब उसे दीवान सरनेम का थोड़ा बड़ा लगा। पर जब वेरोनिका ने उसे सब बताया तब जाकर उसे थोड़ा झटका लगा और उसने अपना सर पीट लिया था और इस टेंशन में वह अब तक थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और राजवीर बाथरूम से बाहर आता है। नंदनी का पूरा फोकस पढ़ाई में था। राजवीर जैसे ही नंदनी की तरफ देखता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है, पर राजवीर के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान के साथ साथ नंदनी के लिए एक फिक्र भी झलक रही थी। इस वक्त नंदनी का ध्यान राजवीर पर होता है तो नंदनी राजवीर पर से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाती, क्योंकि राजवीर इस वक्त किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। क्योंकि राजवीर के बाल गीले थे और पानी धीरे धीरे टपक कर राजवीर के सीने से होते हुए नीचे गिर रहा था। इस वक्त राजवीर का पूरा शरीर ढका हुआ था, बस उसके सीने को छोड़कर, क्योंकि उसका सीना थोड़ा सा उस बाथरोब से दिख रहा था। राजवीर के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें थी और राजवीर के एक हाथ में टॉवेल था, जिसे वह पहले अपना चेहरा पोंछता है और फिर अपने बाल पोंछने लगता है। फिर वह अपने बाल साफ करते हुए नंदनी के पास चलकर आता है और तौलिया एक साइड रखकर चेंजिंग रूम में चला जाता है और कुछ देर में ही चेंज करके एक शॉर्ट पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर आता है। राजवीर बेड पर बैठकर अपना मोबाइल चलाता है, फिर एक नज़र नंदनी की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, लगता है सेमेस्टर बहुत हार्ड है तुम्हारा, इसलिए तुम इतनी पढ़ाई कर रही हो। नंदनी अपनी पढ़ाई की दुनिया से बाहर आती है, राजवीर की तरफ अपनी नज़रें कर लेती है। इस वक्त राजवीर बेहद हैंडसम लग रहा था और नंदनी एकटक उसे ही देख रही थी। अब फिर वह राजवीर से नज़र हटाती है और राजवीर से कहती है, हाँ बहुत हार्ड सेमेस्टर है, कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम भी करना सिखाएंगे और हमें ह्यूमन बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। ऐसे बहुत से काम होने वाले हैं आगे, जिसमें मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, पर मुझे बहुत हेडेक होने वाला है। फिर राजवीर को सोचकर नंदिनी से पूछता है, आज कॉलेज का दिन कैसा रहा? राजवीर की यह कहते ही नंदिनी को समायरा दीवान को मारा हुआ थप्पड़ याद आ जाता है और वह खौफ से राजवीर की तरफ देखने लगती है और अपने चेहरे पर डर वाले भाव लाने लगती है। राजवीर अचानक से नंदिनी के चेहरे पर बदलते भाव देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर यह अचानक डर कैसे दिखाई देने लगा?
नंदनी धीरे से उठकर राजवीर के पास जाती है और उसके सामने खड़ी होकर कहती है, मुझसे गलती हो गई राजवीर। राजवीर कंफ्यूज में आकर नंदनी की तरफ देखते हुए कहता है, कैसे गलती हो गई तुमसे? नंदिनी राजवीर के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहती है, आप मुझे बस सजा मत देना, मुझसे दूर मत होना। जब नंदिनी खुद के कान पकड़ती है तो वो बहुत क्यूट लगती है। राजवीर अपना हाथ आगे करके नंदिनी को अपने पास खींचता है और उसे अपनी गोदी में बिठाकर उसके कंधे पर अपनी गर्दन रख देता है और राजवीर की गर्म सांसें नंदिनी के कंधे पर महसूस होने लगती है। अब बताओ तुमने क्या गलती की है? तुम्हारी गलती पर ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या सजा देना है। नंदिनी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और राजवीर से कहती है, कॉलेज में पंगा हो गया है। कैसा पंगा? राजवीर ने पूछा। वो वो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, नंदिनी ने एकदम से कहा। किसको थप्पड़ मारा तुमने? राजवीर ने फिर से सवाल किया। नंदिनी धीरे से और हकलाते हुए कहती है, स स स इतना ही कह पाती है कि राजवीर उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, यह क्या सस लगा रखा है? साफ साफ कहो, तुमने किसे थप्पड़ मारा है? नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर राजवीर से कहती है, समायरा दीवान को। नंदिनी के यह कहने पर कि उसने समायरा दीवान को थप्पड़ मारा तो राजवीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस नंदिनी के सिर पर प्यार से सहलाते हुए कहा, समायरा दीवान इसी के लायक थी। मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारे कॉलेज में है। उसने ऐसा भी क्या कर दिया था समायरा दीवान ने जो तुमने उसे थप्पड़ मारा? राजवीर ने नंदिनी से सवाल करते हुए पूछा। नंदिनी राजवीर की तरफ पलटती है और उससे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस क्लासरूम से बाहर जा रही थी। फिर उसने यहाँ से लेकर वहाँ पर सारी बात बता दी यहाँ की। फिर राजवीर ने नंदिनी की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छा किया तुमने उसे मारा। अगर तुम उसे मार भी देती ना तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। राजवीर के यह कहने पर नंदिनी राजवीर के गले लग जाती है और गले लगे हुए ही कहती है, क्या क्या यह वही दीवान परिवार है जो हमारा दुश्मन है? राजवीर, हाँ। राजवीर बस यही कहता है, हाँ यह वही दीवान परिवार है। नंदिनी घबरा कर कहती है। राजवीर की बात सुनकर उन लोगों को मेरी इस हरकत का बुरा लग गया तो वह हम पर हमला कर देंगे ना, और मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। नंदिनी की ऐसी मासूम बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखता है और शांति से उसके सामने कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहता है, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरी पत्नी हो और दीवान खानदान की इतनी ज़रूरत नहीं कि वह तुम्हें हाथ लगा सके। तुम टेंशन मत लो, आगे कुछ ऐसा होगा तो मैं संभाल लूँगा। चलो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। राजवीर ने नंदिनी से कहा। नंदिनी राजवीर की यह कहने पर कि उसे भूख लगी है वह मुंह लटकाते हुए कहती है, मैंने तो आज कुछ खाना ही नहीं बनाया, भूल गई थी। शांति काकू आज आई नहीं है। नंदिनी की बात सुनकर राजवीर नंदिनी को शांत करते हुए कहता है, तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं खाना। नंदिनी राजवीर की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए हैरानी से कहती है, आपको खाना बनाना आता है? राजवीर ने कहा, जी हाँ पत्नी जी, आपके पति को खाना बनाना भी आता है। चलिए बनाते हैं। वैसे तुम क्या खाना चाहती हो बता दो, मैं बना देता हूँ। राजवीर ने नंदिनी की खाने की इच्छा जानने के लिए कहा। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे चाइनीज़ खाना है आज, हक्का नूडल्स और मंचूरियन और साथ में फ्राइड राइस। नंदिनी ने एक्साइटेड होते हुए राजवीर की तरफ देखा। राजवीर नंदिनी की बात पर और उसके खाने की फरमाइश सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, जो हुक्म मेरी प्यारी पत्नी जी। फिर राजवीर खड़ा होता है और नंदिनी को भी अपने साथ किचन में ले जाता है। कुछ देर बाद किचन के अंदर नंदिनी नूडल्स बॉईल कर रही थी। राजवीर बारीक बारीक सब्जियां काट रहा था। नंदिनी के साइड में किचन पर वहीं एक तरफ राइस पकाने के लिए रख दिए थे और दूसरी तरफ नूडल्स पक रहे थे। तभी राजवीर का ध्यान सामने ग्लास पर नहीं जाता
जो कि पानी से भरा हुआ था, और अचानक से राजवीर का हाथ उस पानी के ग्लास को लग जाता है और सारा पानी राजवीर की टी शर्ट पर गिर जाता है। राजवीर की शर्ट गीली हो जाती है। नंदिनी राजवीर की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है, राजवीर आप तो पूरे गीले हो चुके हो, आपने ग्लास की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजवीर नंदिनी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वह भी मुस्कुरा देता है। नंदिनी राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, जाइए आप कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक मैं संभाल लेती हूँ यहाँ का काम। राजवीर नंदिनी को साइड करते हुए कहता है, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी टी शर्ट उतार देता हूँ और एप्रिन पहन लेता हूँ। नंदिनी कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर ने अपनी टी शर्ट एक झटके में ही अपने बदन से अलग कर दी, और राजवीर की हरकत से नंदिनी राजवीर को हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। फिर राजवीर उसी टी शर्ट से अपनी बॉडी पोंछता है। वहीं राजवीर की बॉडी देखकर नंदिनी की आंखें चौड़ी हो जाती है। राजवीर के 8 पैक एब्स पर उसकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नंदिनी को ललचा रहे थे। वहीं राजवीर को देखकर नंदिनी का दिल बगावत करने के लिए कह रहा था। इस वक्त राजवीर बेहद सेक्सी लग रहा था। अगर नंदिनी के अलावा कोई और लड़की इस वक्त राजवीर को देखती तो वह खुद पर काबू नहीं कर पाती। फिर राजवीर अपने दोनों हाथ करके थोड़ी बॉडी को स्ट्रेट करता है। यह देखकर नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है और खुद पर काबू करने की कोशिश करती है। राजवीर इस वक्त बस हाफ पैंट में था और उसकी अपर बॉडी नेट थी। वहीं नंदिनी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है तो इस वक्त राजवीर ने एप्रन पहन लिया था, जिसमें वह किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था। नंदिनी को एक मूवी की याद आ जाती है जिसमें फिल्म स्टार ऐसे ही बिना शर्ट के नेक बॉडी के साथ एप्रन पहने हुए खाना बनाता है और अपनी हीरोइन को देता है। वहीं राजवीर जब नंदिनी का लाल चेहरा देखता है तो उसे सारी सिचुएशन समझ आ जाती है और वह नंदिनी का मज़ा लेते हुए कहता है, वाइफी तुम इतनी लाल क्यों हो चुकी हो। नंदिनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और राजवीर के कहने से हड़बड़ा जाती है और वह हकलाते हुए कहती है, वो वो कुछ नहीं, गर्मी लग रही थी। नंदिनी की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गर्मी तो लगने वाली है, बिकॉज आई एम सो हॉट। राजवीर को खुद की तारीफ करते देख नंदिनी अपनी आंखों से राजवीर को घूर कर देखती है और वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ इसे ही खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू होना कहते हैं। राजवीर कंफ्यूजन से नंदिनी की तरफ देखता है और बोलता है, व्हाट व्हाट मिट्ठू और व्हाट मियाँ, मुझे बस मियाँ से नाम याद आता है। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर, कौन नाम याद आता है? सारे बैचलर लड़कों की दिल की हसीना बुर्ज खलीफा। नंदिनी कंफ्यूजन से राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, अब यह बुर्ज खलीफा कहाँ से आ गया। राजवीर नंदिनी की तरफ देखते हुए शांत और सरल अंदाज में कहता है, तुम छोटी हो, तुम इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, यह बस लड़कों की बातें होती हैं। चलो पहले खाना बनाने में ध्यान दो, वह देखो नूडल्स और कुक हो जाएगा। नंदिनी का ध्यान जब नूडल्स की तरफ जाता है तो वह गैस बंद करती है और नूडल्स को निकालकर ठंडा पानी में डाल देती है और फिर उसे एक प्लेट में निकालकर खुली हवा में छोड़ देती है। वहीं राजवीर ने अब गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी थी। उसमें वह पहले कुछ वेजिटेबल डालता है, फिर उन्हें ऑयल में अच्छे से सोटे करता है। फिर वह बाजू में ठंडा राइस निकाल कर उस कढ़ाई में डाल देता है और किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह उसे बनाने लगता है। फिर वह अलग अलग प्रकार के सॉसेस उसमें डालता है। कुछ देर बाद गैस बंद करके उसे फ्राइड राइस को निकालता है और एक बड़ी सी प्लेट में उसे निकाल कर उसे डेकोरेट करने लगता है। ऐसे ही वह नूडल भी बना लेता है और कुछ देर बाद मंचूरियन भी बनाता है। वहीं जब राजवीर मंचूरियन बना रहा था तो नंदिनी की हाइट कम होने की वजह से उसे ठीक से नहीं दिख रहा था। राजवीर के साइड से उछल उछल कर वह देख रही थी। वहीं राजवीर नंदिनी की हरकत से मुस्कुरा देता है और फिर नंदिनी के पीछे पलटकर उसे एकदम से उठा लेता है और किचन के एक साइड में बिठा देता है।
राजवीर की हरकत से नंदिनी पहले हैरान हो जाती है, फिर बाद में संभल कर उस मंचूरियन को देखने लगती है। मंचूरियन दिखने में बहुत डिलीशियस दिख रहे थे और नंदिनी का मन हो रहा था कि वह कढ़ाई में हाथ डालकर डायरेक्ट मंचूरियन खा ले, पर ऐसा वह करने में असफल थी। वहीं नंदिनी की आंखों में राजवीर ला वहीं नंदिनी की आंखों में राजवीर को लालच साफ साफ दिख सकता था। वहीं नंदिनी भी ललचाई नजरों से उन पक रहे मंचूरियन की तरफ देख रही थी। तभी कुछ देर में मंचूरियन पक जाते हैं और नंदिनी उछल कर डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। वहीं राजवीर नंदिनी की ऐसी हरकतें देख मुस्कुराता है और वह सारा सामान लेकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। कुछ देर बाद जितना सब कुछ राजवीर ने बनाया था वह सब नंदिनी चट कर चुकी थी, वह भी मिनटों में। वहीं राजवीर के प्लेट में जितना भी था वह वैसा का वैसा ही था। उसने अभी तक बस 2-3 ही निवाला खाए थे और नंदिनी पूरा सामान चट कर गई थी। राजवीर नंदिनी को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। वह नंदिनी को ऐसे घूर रहा था जैसे वह अपनी आंखों से उसे स्कैन कर रहा हो, क्योंकि नंदिनी जो दिखने में बहुत पतली थी पर खाने में किसी कुंभकर्ण से कम नहीं। राजवीर के पास बस थोड़ा सा मंचूरियन, थोड़ी से नूडल्स थे और थोड़े से फ्राइड राइस थे और बहुत सारा सलाद था, क्योंकि राजवीर बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, इसलिए उसे ज़्यादा तेल वाला खाना पसंद नहीं था। पर उसे नंदिनी की फरमाइश पर आज यह सब बना दिया था और उसने बस चखने मात्र का ही अपने थाली में परोसा था और नंदिनी ने कुछ देर में सारा खाना चट कर लिया था। यह देखकर राजवीर बार बार नंदिनी के शरीर को ही देख रहा था कि कहीं उसके शरीर में कोई लीकेज तो नहीं। राजवीर को खुद की तरफ बार बार देखते देख नंदिनी थोड़ा शर्मा जाती है। फिर वह थोड़ी नॉर्मल होते हुए राजवीर की तरफ देखती है और कहती है, यह क्या आप बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं राजवीर? राजवीर नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, फिर उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहता है, तुम तो मुझे कहीं से भी मोटी नहीं लगती, पर तुम खाती हो मोटे लोगों की तरह। राजवीर की बात सुनकर नंदिनी झेप जाती है और वह थोड़ा शांत और सरल अंदाज में राजवीर को जवाब देती है, क्या आप मेरे खाने को नज़र लगा रहे हैं? क्या मिस्टर चौहान के पास पैसे ख़त्म हो गए मुझे खाना खिलाने के लिए? नंदिनी की बात पर राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है तुम्हें खाना खिलाने के लिए। अगर बिना रुके पूरी ज़िंदगी भी खाना खाती रहो खाना खाती रही ना तो भी मेरा पैसा ख़त्म नहीं होगा, पर तुम मोटी ज़रूर हो जाओगी। क्या आप मुझे इनडायरेक्ट मोटी कह रहे हो? मैं आपको कहाँ से मोटी दिख रही हूँ? नंदिनी ने राजवीर पर गुस्सा होते हुए कहा। नंदिनी वहां से उठ जाती है और सीधा अपनी कमरे में चली जाती है। वहीं राजवीर को लग रहा था कि नंदिनी उसकी बात पर गुस्सा हो गई थी, इसलिए वह अपना खाना वैसा ही छोड़ देता है और अपना हाथ साफ करते हुए वह भी नंदिनी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। वहीं कमरे में नंदिनी बालकनी के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी और चांद को राजवीर की शिकायत से लग रही थी। चंदा मामा, देखिए ना, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या मैंने इतना खाना खाया? और क्या मैं इतना खाना खाती हूँ? तो राजवीर ने आज मुझे पेटू और भुक्कड़ क्यों कहा? तभी नंदिनी के पीछे से एकदम शांत और ठंडी आवाज आती है, मैंने कब तुम्हें पेटू और भुक्कड़ कहा? मैं तो बस तुम्हारा मजाक कर रहा था। वहीं नंदिनी पीछे पलट कर देखती है तो सामने बिना शर्ट का राजवीर खड़ा हुआ था। वहीं राजवीर को ऐसे देखकर नंदिनी की सांस फिर से रुक जाती है और वह सामने राजवीर की तरफ लस्ट भरी निगाहों से देखने लगती है। वहीं राजवीर धीरे धीरे चलकर नंदिनी के पास आता है और एकदम से अपना बायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और अब चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। राजवीर धीरे धीरे करके अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के पास लेकर जाता है। नंदिनी ने अपने गर्दन नीचे झुकाई हुई थी। राजवीर अपने दाहिने हाथ से नंदिनी का सिर ऊपर करता है और फिर एक नज़र नंदिनी की तरफ देख कर उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे करके नंदिनी में खोने लगता है। वहीं नंदिनी आंखें फाड़ कर राजवीर को देखती है, फिर वह भी राजवीर को जीने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर को महसूस करने लगती है। राजवीर और नंदिनी की जुबान एक दूसरे के साथ अटखेलियां खेल रही थी। राजवीर नंदिनी को
उठाता है और उसे बेड पर लेकर जाता है। वहीं अब दोनों की बॉडी गर्म होने लगी थी, दोनों ही अपना काबू खोने लगे थे। धीरे धीरे करके नंदिनी में राजवीर खोने लगता है। वहीं नंदिनी आंखें फाड़ कर राजवीर को देखती है। फिर वह भी राजवीर को जीने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर को महसूस करने लगती है। राजवीर और नंदिनी की जुबान एक दूसरे के साथ अटखेलियां खेल रही थी। राजवीर नंदिनी को उठाता है और उसे बेड पर लेकर जाता है। वहीं दोनों की बॉडी गर्म होने लगती है और दोनों ही अपना काबू खोने लगे थे। राजवीर नंदिनी के ऊपर आते ही उसे उस पर किसी भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और उसके होठों को बेतहासा चूमने लगता है। और नंदिनी भी इस वक्त राजवीर को वैसा ही किस कर रही थी। पर जब भी नंदिनी किस करने जाती थी, उसके दांत राजवीर के होठों को लग जाते और नंदिनी को बिल्कुल भी किस करना नहीं आता था। यह देख कर राजवीर नंदिनी को किस करने का मौका ही नहीं देता है और उसे किस करने लगता है। नंदिनी बेचारी राजवीर की हरकत से कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वह बस राजवीर को एक तरफा महसूस करती है। वहीं उन दोनों का शरीर किसी भट्टे की तरह तप रहा था। दोनों के चेहरे लाल हो चुके थे और राजवीर के शरीर में हलचल महसूस होना शुरू हो चुकी थी। वहीं इस हलचल को नंदिनी भी महसूस कर पा रही थी और वह शर्मा भी रही थी। राजवीर नंदिनी से होठों से हटकर अब उसके गले पर किस करने लगता है और नंदिनी राजवीर के बालों को पकड़कर उसे महसूस करने लगती है। राजवीर जब नंदिनी के गले को किस कर रहा था तब वह उसे एक लव बाइट भी दे देता है, जिससे नंदिनी की आह निकल जाती है। राजवीर जब नंदिनी की आवाज़ सुनता है तो वह और भी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं नंदिनी भी इस वक्त खुद को काबू नहीं कर पा रही थी। वह भी अब बहकने लगी थी और वह आज राजवीर को पा लेना चाहती थी। वहीं राजवीर खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं उसका शरीर भी अकड़ने लगा था और किसी लोहे की तरह सख्त होने लगा था। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसका शरीर किसी भट्ठे की तरह तप रहा था। उसके होंठ नंदिनी के होठों पर थे और उसका एक हाथ नंदिनी के सीने पर, और वह अब खुद को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं था। पर वह अचानक से ही नंदिनी से अलग हो जाता है और एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था। फिर वो एकदम से बाथरूम में भाग जाता है। वहीं राजवीर के अचानक से उठकर जाने से नंदिनी वैसे ही लेटी हुई उसे देखती है, पर अचानक से राजवीर को क्या हुआ यह उसे पता नहीं, इसलिए वह परेशानी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। वह भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर अचानक से ही राजवीर का उसे छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा भी आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था जो राजवीर अब उसके बेहद करीब था और उसे पाने के करीब भी था, पर अचानक से ही उसे क्या हुआ जो वह बाथरूम में भाग गया, यही नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था। और उसे एक टेंशन भी हो रही थी, क्या राजवीर उसे सच में पसंद करता है या नहीं। वहीं बाथरूम के अंदर ठंडे पानी का शावर चल रहा था और उसी के नीचे राजवीर खड़ा हुआ था और खुद को शांत करने का प्रयास कर रहा था। तभी वह ठंडा पानी किसी बर्फ की तरह राजवीर के ऊपर गिर रहा था, पर गिरते ही उसके शरीर से होते हुए नीचे जा रहा था। इस वक्त राजवीर का शरीर खून की तरह लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा है ताकि राजवीर के शरीर में खून बाहर निकलने के लिए मचल रहा हो। वह गहरी गहरी सांस ले रहा था और सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी नंदिनी के करीब नहीं जाएगा। वह खुद से कहता है, यह मुझसे कैसे गलती होने वाली थी। अब अच्छा हुआ मैंने सही समय पर खुद को संभाल लिया, नहीं तो जो नहीं होना चाहता था वह हो चुका होता। मैं ऐसे कैसे नंदिनी के करीब जा सकता हूँ। वह क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। क्या मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मुझे नंदिनी के पास एक लिमिट तय करनी होगी, जिससे एक तय दूरी के हिसाब से हम दोनों बात करें। वह इस वक्त तैयार नहीं है यह करने के लिए। वह अभी मात्र 20 साल की है और वह यह दर्द झेल नहीं पाएगी। ऐसे ही सोचते सोचते 1 घंटा बीत जाता है और इन 1 घंटे में नंदिनी ने बहुत कुछ सोच लिया था और वह सोचते सोचते
सामने चांद की तरफ देख रही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। राजवीर बाथरूम में बाहर आता है। राजवीर अब तक नॉर्मल हो चुका था। उसने खुद को शांत कर लिया था। वहीं वह नंदिनी को शांत और थोड़े गुस्से से खिड़की के बाहर देखा तो चिंता में पड़ जाता है। वह धीरे से चलकर नंदिनी के पास पहुंचता है। शांत और सरल आवाज में कहता है, क्या हुआ नंदिनी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नंदिनी राजवीर की आवाज़ सुनकर गुस्से से उसकी तरफ नहीं पलटती है और बस इतना ही कहती है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इन चीज़ों से हर्ट हो जाओगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, माफ़ कर दो जो मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ लगाया। जब नंदिनी राजवीर की पूरी बात सुनती है तो वह पलटकर हैरानी से राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो इतना कहकर वह रुक जाती है और थोड़ी शर्माने लगती है। वह कहे भी क्या कि वह किस बात से गुस्सा है। क्या वह यह कह सकती है कि राजवीर के साथ वह सब करना था और वह सब उसने इमेजिन भी कर लिया था। यह सोचते ही नंदिनी की नजरें नीचे छप जाती है और उसके चेहरे पर शर्म की लाली नजर आती है। वहीं राजवीर अचानक से नंदिनी के रुक जाने से थोड़ा विचलित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नंदिनी किस बात से नाराज है, पर वह जब नंदिनी के चेहरे कि शर्म की लाली को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि नंदिनी किस बात से नाराज हुई है। इसलिए उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर वह मुस्कान जल्दी चली जाती है और उसकी जगह सीरियसनेस ले लेती है। राजवीर नंदिनी के दोनों कंधों को पकड़ता है और उसे समझाते हुए कहता है, देखो नंदिनी, यह सब करने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। अभी हम यह सब नहीं कर सकते। यह कहकर राजवीर नंदिनी की तरफ देखने लगता है। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर उस पर मानो जैसे बिजली कड़क पड़ी हो। वह हैरानी से राजवीर की तरफ देखती है। शांत और सौम्य अंदाज में कहती है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते राजवीर? हम तो पति पत्नी हैं, तो हमारे बीच यह सब होना तो लाजमी है ना? राजवीर नंदिनी की बात सुनता है और शांत तरीके से बोलता है, देखो नंदिनी, इस वक्त तुम छोटी हो। तुम्हारी उम्र तकरीबन अब 20 साल है और मैं 29 का हूँ और जल्द ही 30 का हो जाऊंगा और हमारे दोनों में तकरीबन 9.5 साल का डिस्टेंस है। और इस वक्त तुम मैच्योर नहीं हो। तुम इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह हो, जैसे ही टीनेजर जो कि एडल्ट बनने की कोशिश कर रही है। और तुम्हारे करीब ना आने का मेरा एक और कारण है, तुम बहुत कमज़ोर हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें दर्द पहुँचे। तुम और 1 साल इंतज़ार करो, तब तक तुम्हारा शरीर यह सब झेलने के लिए तैयार हो जाएगा और इस वक्त तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी को झेल नहीं पाएगी और तुम्हें बहुत दर्द होगा। इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करूँगा। समझी मेरी बात? अब बस तुम तुम्हारी स्टडीज़ पर फोकस करो। हम मैरिज लाइफ पर बाद में फोकस करेंगे। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है डॉक्टर बनना, तो तुम डॉक्टर बनो। और रही बात इस रिश्ते की, तो हम दोनों ही मैनेज कर लेंगे 1 साल तक। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाती है और उदासी से राजवीर की तरफ देखती है और वह कुछ नहीं कहती। राजवीर नंदिनी की दुविधा को समझता है, पर वह भी अब कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वह नंदिनी को बेड पर लेकर जाता है और उसे सुला देता है। कुछ देर बाद नंदिनी सो जाती है। राजवीर उसे देखता है और उसके माथे को चूम लेता है और वह डायरेक्ट स्टडी रूम में चला जाता है अपना काम करने के लिए। रात का वक्त, लोखंडवाला मुंबई। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक आलीशान बंगला बना हुआ था। वह बंगला दिखने में किसी राजमहल से कम नहीं था। बंगला लगभग 2 एकड़ जमीन में फैला हुआ था, यह उससे भी ज़्यादा। उस बंगले के पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए हुए खड़े थे और उस बंगले की नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, दीवान मैंसन। वहीं उस बंगले के हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे और एक लड़की जो घूर कर देख रहे थे, मानो उस लड़की ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और उसे वहाँ पर सजा मिल रही हो। तभी वहाँ पर 55 साल का एक व्यक्ति अपनी शांत और ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। क्यों तुम बार बार पंगे लिया करती हो? तुम्हें पता भी है वह लड़की कौन है? अगर आइंदा से तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हें हम दीवान परिवार से निकाल देंगे। तुम्हें पता भी है कि चौहान्स कितने पावरफुल हैं। इस वक्त
क्यों तुमने उस राजवीर सिंह चौहान की पत्नी से पंगा लिया? और लिया तो लिया, उसे थप्पड़ खाकर भी आ गई। कैसे निकम्मी बेटी को जन्म दिया है तुमने? उस बुजुर्ग ने अपने भाई की तरफ देखा। उसका भाई, जो कि शांत बैठा हुआ था और अपने बड़े भाई की जिल्लत भरी बातें सुन रहा था, यह था उस बुजुर्ग का छोटा भाई महेंद्र दीवान, जो कि अब 45 वर्ष का था। और जो लड़की ऐसी बातें सुन रही थी वह थी समायरा दीवान। और जो बुजुर्ग उन दोनों बाप बेटी को बातें सुना रहा था वह था दीवान परिवार का करंट हेड प्रभाकर दीवान, जो कि अपने पिता की मौत के बाद दीवान परिवार का हेड बना था। और वह महेंद्र से बड़ा था, इसलिए वह दीवान परिवार का हेड बना। इस वक्त दीवान परिवार की बागडोर प्रभाकर दीवान के हाथ में थी। प्रभाकर दीवान समारा दीवान की तरफ गुस्से से देख रहा था। वहीं समारा दीवान अपनी नज़र झुकाए हुए उनकी बात सुन रही थी। वहीं प्रभाकर के बाजू में उनका बड़ा बेटा समरजीत दीवान बैठा हुआ था, जिसकी उम्र तकरीबन राजवीर के बराबरी थी। दिखने में वह भी हैंडसम था, पर स्वभाव से एकदम वाशित दरिंदा। बहुत सारे अमेरिका में ऐसे मामले हुए थे दीवान परिवार के बारे में, जिसे प्रभाकर दीवान ने दबा दिया था। पर इस वक्त भी प्रभाकर दीवान को अपने बेटे की चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि आगे चलकर उसे दीवान परिवार को संभालना था। पर समरजीत दीवान इन सब से पहले अपने ही नशे में रहा करता था और उसे अपने पैसे का बहुत गुरूर था। और वहीं समरजीत दीवान के बाजू में उसकी माँ आकांक्षा दीवान किसी स्वाभिमानी औरत की तरह वहां पर बैठी हुई थी और सारे तमाशा को देख रही थी। वहीं समरजीत दीवान को इन सब की फिक्र नहीं थी, वह तो बस किसी फॉर्मेलिटी की तरह यहाँ पर बैठा हुआ था। वहीं महेंद्र दीवान और उनकी पत्नी अंकिता दीवान नजरें झुकाए हुए वहां पर बैठे हुए थे। और वहां पर कुछ और दीवान परिवार के बुजुर्ग और दीवान परिवार के लोग थे। दीवान परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए हम आगे आने वाले स्टोरी में जानेंगे। भाई साहब, इस बार समायरा को माफ़ कर दीजिए, वह आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मैं उसे समझा दूंगा। महेंद्र दीवान अपनी बेटी की विनती करते हुए अपने बड़े भाई से कहा। भाई साहब, यह ठीक कह रहे हैं। एक बार के लिए आप भी सोच लीजिए कि आपकी बेटी है। मैं इसे अच्छे से ठीक कर दूंगी। इस सब के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ आपसे। मैं वचन देती हूँ आपसे। अंकिता दीवान ने अपनी बेटी की अपनी जेठ से गुहार लगाते हुए कहा अपनी बेटी के लिए। तो दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिएगा, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।